नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन से तमन्ना थी कि भाई कुछ नया दिखाएं, कुछ नया समझें और कुछ नया जानें। और हाँ, आप लोगों ने भी डिमांड किया था कि भाई कुछ तो नया करो यार, कुछ तो नया दिखाओ। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम ये ग्रीन हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। एक एक तार को समझने वाले हैं कि भाई ये क्या होता है, इसका एप्लीकेशन किधर किधर है, स्कोप कितना है, और एज एन इंडिविजुअल आपको अगर इसमें बिजनेस करना है या जॉब करना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर कोई ट्रेनिंग लेनी है तो वो कहाँ से लेनी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहें, आप सबको ये तमाम जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आपको अगर सही में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इसे और लोग के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, और इसके बारे में एक एक चीज़ें जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट या ये जो पूरा इंस्टॉलेशन है ये गुजरात में जर्मी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई जर्मी में हर सब्जेक्ट के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी जो मैं खड़ा हूँ वो जर्मी के कैंपस में खड़ा हूँ, और ये जो सिस्टम है ये उन्हीं के कैंपस में इंस्टॉल की गई है। तो आइए हिमांशु जी से ही इस पूरे सिस्टम के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु सर, पहली बात तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने हमें अपने कैंपस में बुलाया और इस नए कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए अलाउ किया। वेलकम सर, थैंक यू। हाँ, तो सर सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए कि व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। क्या है कि भाई हाइड्रोजन ऐसा तो है नहीं कि भाई ये नया चीज़ है, तो इसमें ये ग्रीन क्या है सर? डेफिनेटली सर, आपने जो बताया, नॉर्मली हाइड्रोजन हम बहुत सारी जगह पे पहले से ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया है, फर्टिलाइजर में हम यूज़ करते हैं, स्टील कंपनीज में हम यूज़ करते हैं। हाँ। नॉर्मली वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हम जो हमारे कॉल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वाटर को स्प्लिट करने के लिए। तो नॉर्मली वो जो हाइड्रोजन हो गया जिसको हम ग्रे हाइड्रोजन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें CO2 जनरेट होता है, बराबर, CO2 एमिट करता है। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का मेन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर को जो हम इनपुट पावर दे रहे हैं वो सोलार से आ रही है। इट मीन्स कि वो ग्रीन पावर है जिसमें कोई भी CO2 जनरेशन नहीं हो रहा है। तो वाटर स्प्लिट करने के लिए नॉर्मली हम यहाँ पे सोलार है या विंड है, उस तरीके का रिन्यूएबल्स पावर हम यूज़ कर रहे हैं सर। तो मोटा मोटी ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये निकलता है कि भाई हाइड्रोजन ऑलरेडी इंडस्ट्री में चल रहा है, लगता है। हाँ, द ओनली थिंग इज अभी जो ग्रे हाइड्रोजन की जो हम बात करते हैं उसके लिए जो प्रोसेस है उसमें जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो ग्रिड से, जो कन्वेंशनल ग्रिड है दैट इज़ कोल पावर प्लांट जैसा आपने बताया, और उससे यूज़ हो रही है। और ऑब्वियसली बात है कि भाई कोल आज की डेट में CO2 जनरेट करता है, एंड उससे अलग अलग तरीके के ग्रीन हाउस और फला एंड फला पता नहीं क्या क्या अभी हम बात करते हैं। लेकिन उसी चीज़ को, सेम कॉन्सेप्ट को या सेम प्रोसेस को करने के लिए अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब भले ही वो विंड हो या सोलर हो, तो वहाँ पे अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोसेस के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ आ जाती है ग्रीन हाइड्रोजन। डेफिनेटली सिंगल लाइन में सर, यस। यहाँ पे मतलब कि आपने रिन्यूएबल एनर्जी, भले ही वो सोलर हो, विंड हो या और कोई रिन्यूएबल एनर्जी हो, तो उसका यूज़ करके आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट अब ग्रे हाइड्रोजन की जगह पे ये ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। अब सर ज़रा इस पूरे कॉन्सेप्ट को ज़रा एक लाइन, सिंगल लाइन से समझा देंगे सर, क्या होता है? डेफिनेटली सर, यहाँ पे लगा हुआ है पूरा सिंगल लाइन डायग्राम। सोलार और विंड से जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, हाँ, उसको हम अप्लाइड करते हैं एज अ इनपुट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर, जो कि आपके वाटर को स्प्लिट करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। हाँ, वो जो हाइड्रोजन हम जनरेट करते हैं इसको हम स्टोरेज में स्टोर करते हैं, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं। जैसे आप ऐसे सिंथेटिक फ्यूल इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल सेल में स्टोर करके आप जब चाहिए तब अगेन उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज़ हो गया जैसे कि हीटिंग और कूलिंग पर्पज़ के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज़ में अमोनिया बनाने के लिए हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट दिखाया गया है ये इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट दिखाया गया है। हम हाइड्रोजन जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोलाइजर थ्रू, इसको स्टोर करते हैं, उसके बाद अगेन फ्यूल सेल थ्रू इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और जब रिक्वायरमेंट है तब इसको हम ग्रिड में फीड कर सकते हैं सर। ओके, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हम अभी देखने वाले हैं वो ये वाला है, फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्यूल सेल टू इलेक्ट्रिसिटी। यस। ओके, अच्छा सर, आगे बढ़ने से पहले ये जैसा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये बहुत सारे इंटीग्रेटर्स हैं, ज़रा इनके बारे में बता देंगे सर? सर, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली इंडो जर्मन एनर्जी फोरम करके एक इंस्टीट्यूट है, IGEF, जिनका MNRE के साथ कोलैबोरेशन करके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और इंडिया GIZ ये पूरा प्रोजेक्ट फंड कर रही है। ओके, इंडिया थ्रू एनाक।
थ्रू रिनैक। यस, तो जर्मी इज द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर। जो Okay. पूरा कॉन्सेप्ट है वो जर्मी के ये बिल्डिंग में यहाँ पे हमने पूरा इंस्टॉल किया तो हुआ अभी है। जहाँ हम खड़े हैं ये जर्मी का वो कैंपस है जहाँ पे ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा सर, अभी तक तो हम ये समझ गए कि भाई ये है, और यहाँ पे जो प्लांट कैपेसिटी लगी है वो 4 kg पर डे। अब जरा भैया SLD से ज़रा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि भाई यहाँ पे जो फील्ड में सोलर सिस्टम्स लगा है वो कैसे इसको आगे आगे आ रहा है। सर नॉर्मली जो फील्ड में सोलार सिस्टम लगा है उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो हम एज ए इनपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइजर को। ओके सर, जरा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर जरा दिखा देंगे। हाँ? ये इलेक्ट्रोलाइजर है 2.4 किलोवाट ईच है, 4 स्टैक लगे हुए। इट मींस की टोटल अप्रोक्सीमेटली 10 किलोवाट के इलेक्ट्रोलाइजर लगे हुए हैं। ये मॉड्यूलर है। ये मॉड्यूलर है, यस हाँ, सर। मतलब कि 2.5 के मॉड्यूल्स में आप ले सकते हैं और जो भी आपने बिजली जनरेट करनी है वो इसको अब ये 2.5 का आपने बोला। यस। तो इसको ऑन एन एवरेज ये कितना जनरेट कर रहा है और इसको कितनी बिजली लगेगी? नॉर्मली सर 2.5 कंटिन्यूअसली हम इंस्टेंटेनियस इसको पावर देते हैं 24 आवर्स के लिए। तो वो जाके 24 आवर्स में 1 kg प्रोडक्ट करता है। तो अगर 4 हमने यहाँ पे कास्केडिंग किया हुआ है तो एक साथ वो पर डे में 24 आवर्स में 4 kg जनरेट करेगा हाइड्रोजन। ओके, 1 kg के लिए 1 2 3 4 ऐसे ही yes. अगर मॉड्यूलर चाहिए तो और भी हम इसको बना सकते हैं। जितना बड़ा चाहिए हम तो उसको ये बना 1 सकते हैं। kg हाइड्रोजन के लिए कितने बिजली लग रही है सर? और नॉर्मली सर अभी जो इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रोलाइजर अवेलेबल है उसमें अप्रोक्सीमेटली 50 यूनिट से लेके 65 यूनिट तक पर इलेक्ट्रोलाइजर पर केजी का कंजप्शन रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें नॉर्मली 55 यूनिट पर केजी कंजप्शन रहता है। तो हम यहाँ पे अगर जैसे बात कर रहे हैं 4 kg हाइड्रोजन, Yes. 10 का इलेक्ट्रोलाइजर लगा हुआ है। Yes. तो यानी कि 10 गुनीला 5 कम्स टू 50 यूनिट्स। एक ये थंब रूल कैलकुलेशन यहाँ फिट हो जाएगा। यस सर, नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जितना आपका इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी है उससे 5 गुना आपको सोलार या कोई भी जो अगर सोलार लगाते हैं तो आपको 5 गुना वहाँ पे सोलार यूज करना पड़ेगा। ये एक थंब रूल पकड़ के चल सकते हैं सर। यानी कि 10 को चलाने के लिए 50 50 kg सोलार आपको लगाना 50 पड़ेगा। किलोवाट का आपको लगाना सोलर मॉड्यूल्स लगाने पड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइजर से जो भी निकलेगा वो ग्रीन हो जाएगा। या डेफिनेटली सर। हाँ? तो अब यहाँ पे सर ये कर क्या रहा है सर ये बेसिकली? ओके, नॉर्मली सर इसमें हम एज अ इनपुट पानी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे वाटर का टैंक दिया हुआ है, वाटर इनलेट्स दिए हुए हैं। पीछे इसका सर डीएम वाटर का प्लांट लगा हुआ है। जो भी रो वाटर हम आते हैं इसको डिमिनरलाइज वाटर में कन्वर्ट करके फिर इसको इनपुट्स में हम देते हैं और वहाँ पे इसको स्प्लिट करवाते हैं। वाटर को स्प्लिट करवा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। H2O को ब्रेक किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सर डायरेक्टली हमने एटमॉस्फेयर में वेंट कर दिया है। हाइड्रोजन को हम टैप करके पीछे सिलेंडर्स लगे हुए उसमें हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हम यहाँ पे दे पा रहे हैं दिस इज हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो भी जनरेट हो रहा है वो यहाँ यस, ये टैंक में हम स्टोर कर रहे हैं। नॉर्मली इस टैंक की जो कैपेसिटी है 160 ग्राम पर टैंक इसमें स्टोर होगा और वो भी 35 बार तक। ओके, आपका जो इलेक्ट्रोलाइजर दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली इसको 35 बार पे जनरेट कर रहा है और 35 बार पे इसको हम स्टोर कर रहे हैं। अगर इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो फिर आपका इसका प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिर वहां पे आपको पर्टिकुलरली कंप्रेशर लगाना पड़ेगा। तो सर अभी यहाँ पे तो अभी कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल हो रहा है, वो टेक्निकल पॉइंट पे भी हम पहुंचेंगे, बट पहले एक मोटा मोटी समझ लेते हैं कि भाई बिजली सोलर से जनरेट हुई और ये इलेक्ट्रोलाइजर है जिसने ये पूरा कार्यक्रम किया है। कार्यक्रम इन द सेंस कि भाई H2O को स्प्लिट किया है, H अलग हो गया, H जाके सिलेंडर में जमा हो गया और जो O2 था वो निकल गया। अब यहाँ तक तो आ गई बात कि भाई हमारे पास अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन आ गया तो इसका स्कोप कहाँ है और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है सर? नॉर्मली सर इंडस्ट्रीज में हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अमोनिया बनाने के लिए फर्टिलाइजर में हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है जिसमें नॉर्मली हाइड्रोजन यूज़ होता है। यहाँ पे हमने जो एप्लीकेशन दिखाया हुआ है ये पर्टिकुलरली स्टोरेज के लिए दिखाया हुआ है, ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन हमने स्टोर किया है उसको फिर हम यहाँ पे फ्यूल सेल लगे हुए हैं। 2.5 किलोवाट का एक फ्यूल सेल लगा हुआ है, इसका कंट्रोल कार्ड है। तो फ्यूल सेल में इसको डाल के अगेन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को नॉर्मली ये केमिकल से रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये डीसी पावर रहेगा जिसको अगेन अगर यूटिलाइज करना है या ग्रिड में फिट करना है तो एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन इनपुट्स देते हैं, ऑक्सीजन हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, अगेन रिवर्स प्रोसेस करवाते हैं,
बाय प्रोडक्ट एज ए वाटर आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, बैटरी में हम इसको स्टोर करते हैं। लिथियम आयन बैटरी यूज किया हुआ है 5 किलोवाट आवर का, तो हम उसमें इसको स्टोर करते हैं। और जब भी रिक्वायरमेंट है तब ये हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है, जिसके थ्रू हम डीसी टू एसी कन्वर्ट करके इसको ग्रिड में फीड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम इसका लोड भी पर्टिकुलरली लोड अगर आपने कोई कनेक्ट किया हुआ है तो इसको भी आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे पूरा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों आपने पूरा कर रखा है, यानी कि उसने हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन से आपका फ्यूल सेल साइकिल बनाया हुआ है, फ्यूल सेल में गया और वापस आपने उससे बिजली बनाई और उसको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और ये आप स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आपने बोला सर, ग्रिड स्टेबिलिटी, और दूसरा है आप यहाँ पे जो देख रहे हैं बिजली बनाना। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है कि मतलब कि शुड वी ट्रीट एज ए स्टोरेज, और या हम इसे अपनी 24 आवर्स जनरेशन जो बैकअप है वो हम अचीव कर सकते हैं, या वायबिलिटी है कि नहीं? और नॉर्मली सर एज ए स्टोरेज ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टोरेज का मेन कंसेप्ट ये है कि दो तरीके से किया जाता है स्टोरेज को। एक तो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा है जो पिक सेविंग के लिए कर सकते हैं। जिस टाइम पे ग्रिड पे रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पे आप पर्टिकुलरली इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आप ग्रिड में फीड कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ हम जो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ ये पिक सेविंग के लिए, जिस टाइम पे आपका पिक इंक्रीज होता है तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली आपने जो बैटरी में या एज ए हाइड्रोजन जो स्टोर किया हुआ है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इसको ग्रिड में फीड कर सकते हैं सर। अच्छा सर, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे इन द सेंस कि इसके अंदर जो हम लोग पानी डाल रहे हैं वो आपने बोला था डीएम वाटर, तो इज इट कंपलसरी? कहीं ऐसा हमारे पास नदी का पानी, गटर का पानी, या नाले का पानी, या बिल्डिंग का ब्राउन वाटर, उन सबको डीएम करके ही आगे भेजना है? डेफिनेटली सर, इसमें डीएम वाटर कंपलसरी है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप रो वाटर यूज करते हैं कि जिसमें पीएच लेवल ज़्यादा है या जिसमें पीपीएम ज़्यादा है, तो पर्टिकुलरली वो आपकी इलेक्ट्रोलाइजर को खराब कर देता है, उसको रस्ट कर देता है, क्योंकि इसमें भी जो इंटरनल पाइपिंग और गैस लाइन्स लगी हुई है वो आपका कंडक्टिव मतलब एसएस या उसी मटेरियल से बना हुआ है, तो उसको रस्ट कर देता है। तो आपको वहाँ पे डीएम वाटर यूज करना है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जैसा कि हमें मालूम है कि भाई बॉयलर्स में भी हमें डीएम वाटर चाहिए होता है, तो वैसा ही कुछ? यस डेफिनेटली सर। तो चलिए, अभी यहाँ वाटर तक तो हम क्लियर हो गए। अब यहाँ पे हमने एक और वहाँ पे आया था कि भाई ग्रिड स्टेबिलिटी वर्सेस ये, तो अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार मैं बिजली यहाँ से कर रहा हूँ, वहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ और वापस बिजली जनरेट कर रहा हूँ अपनी रिक्वायरमेंट, तो इसमें अगर हम बात करें एफिशिएंसी और कितना दिया और कितना लिया, कहीं ऐसा तो नहीं मुर्गी से ज़्यादा मसाले की कीमत? एज ऑफ नाउ तो इसी तरीके का है सर। नॉर्मली एक इलेक्ट्रोलाइजर आपका 1 केजी हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए 55 यूनिट कंज्यूम करता है। सेम जब रिवर्स प्रोसेस करते हैं हम फ्यूल सेल थ्रू, तो 1 केजी हाइड्रोजन से हम सिर्फ 20 to 30 यूनिट ही जनरेट कर पाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो राउंड द ट्रिप एफिशिएंसी है वो 30-35% के आसपास ही है। तो पर अगर ये सर नया कंसेप्ट है, तो कह दें कि भाई अभी चूंकि ये प्रोटोटाइप है, अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है, तो ये ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा है डेफिनेटली मुर्गे से ज़्यादा मसाले की कीमत, लेकिन जब क्रिटिकल एप्लीकेशन की बात आती है या जब इसके स्केल बड़े हो जाते हैं या कहीं हम दूसरे एप्लीकेशंस में जाते हैं, तो तब ये चीज़ कॉन्सेप्ट 110% सक्सेसफुल है। डेफिनेटली सर। नॉर्मली अभी जो सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रहा है वो फ्यूल सेल पे चल रहा है कि कैसे हम इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाए। तो अगर उसमें हमें सक्सेस मिलता है तो ये आपका टेक्निकल भी वायबल हो जाएगा सर। मतलब कि हमने दिन में स्टोर कर दिया, शाम को जब हमारा पीक आवर्स है 6 से लेकर 10 बजे तक, तो हमने अपना फ्यूल सेल टू कन्वर्ट करके हम ग्रिड में फिट कर सकते हैं। तो इसका सर एप्लीकेशंस का दायरा, जैसे आपने बताया कि अभी तो सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री या जो अपने फार्मास्यूटिकल्स या जो खाद बनाते हैं उन्हीं के पास है, तो आगे चल के कहाँ होने की संभावना है? और नॉर्मली तो सर उन्हीं के जो भी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे फार्मा इंडस्ट्रीज़ हो गई या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हो गई, स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, उन्हीं की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। पर एज ऑफ नाउ हमें पर्टिकुलरली हाइड्रोजन इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम इंडिया में इसको जनरेट करना स्टार्ट करते हैं और पर्टिकुलरली ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा एक तो इम्पोर्ट कम हो जाएगा और दूसरा जो CO2 एमिशंस है वो भी हमारा कम हो जाएगा। ऑफकोर्स सर। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई पॉलिसी भी है, जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में देखते हैं कि भाई देयर इज़ ए RPO ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ है सर? यस डेफिनेटली सर। हर एक इंडस्ट्रीज है उनको एक मैंडेट्स दिया गया है कि अगर आप पर्टिकुलरली हाइड्रोजन यूज़ करते हो तो आपको ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करना है, तो उस तरीके का मैंडेट्स भी दिए गए हैं कंपनी। अच्छा सर, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि भाई अब चूँकि हाइड्रोजन है, इट्स ए हाईली फ्लेमेबल। यस। तो क्या ये कोई डोमेस्टिक सेक्टर में भी सोच सकता है कि भाई ये किया जाए?
डोमेस्टिक सेक्टर में भी सर इसका यूटिलाइजेशन है, जैसे कि अभी जो हाइड्रोजन हम जनरेट कर रहे हैं उसको नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड करके जो भी कुकिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। लेकिन सर इसके लिए चूंकि फ्लेमेबल है तो हमें इसका कुछ परमिशन भी लेना होगा? हाँ सर, उसमें 2 परमिशन रहती है। अगर जनरेशन के लिए आप जाते हो तो PNB RB करके इनका आपको परमिशन लेना पड़ता है, पर अगेन अगर 25 kg से ज़्यादा आप जनरेट करते हो तभी उसका परमिशन लेना पड़ता है। और दूसरा है पेसो, अगर इसको आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, अगर आप जनरेट करके कहीं और इसको यूटिलाइज करते हो, इसको पर्टिकुलरली लिक्विड या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको पेसो का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा सर, उसकी परमिशन चाहिए होगा। दोस्तों मुझे यकीन है कि भाई आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आगे होंगे या आ रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे सब्र रखिए, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम हिमांशु सर से जानने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि भाई ये जितनी भी तमाम चीज़ें अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और ये तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है सर, जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है तो यहाँ पे एज ए बिज़नेस या एज ए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी चीज़ें निकल के आएंगी मार्केट में? सर बिजनेस की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगी ये जो इलेक्ट्रोलाइजर हमने यूज़ किया हुआ ये एनेप्टर कंपनी का है, जो कि हमने जर्मनी से मंगवाया हुआ है। तो सबसे बड़ा बिजनेस तो एक एनेप्टर जो भी इलेक्ट्रोलाइजर है वो मैन्युफैक्चरिंग का हो गया है। दूसरा ये हो गया है कि आपको इसको ग्रीन एनर्जी के साथ इंटीग्रेट करना है, तो सोलार को और आप जो भी हाइड्रोजन प्लांट है आपका इंटीग्रेशन और डिजाइनिंग का बिजनेस हो गया, तो उसमें भी आप कर सकते तो हैं। मोटा मोटी ये कहें कि भाई INC फिर जनरेशन साइड हो गया और इंटीग्रेशन साइड हो गया या फिर कहते हैं भाई डिजाइनिंग साइड हो गया, ये तमाम स्कोप खुल जाएगा। या डेफिनेटली, और इसका ट्रांसपोर्ट का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर उस साइड भी आपके पास कोई सॉल्यूशंस है तो वो भी एक पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बिजनेस साइड रहेगा सर। तो सर आज की डेट में तो सोलर की फील्ड में बहुत सारे EPCs हैं और हाइड्रोजन की फील्ड में भी बहुत सारे EPCs होंगे, तो वो दोनों मिलके अगर एक साथ आ जाए तो फिर शायद इसके ऊपर बहुत तगड़ा रिवोल्यूशन हो जाए। डेफिनेटली सर, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि जो पर्टिकुलरली सोलार साइड EPC कॉन्ट्रैक्टर्स है या इंस्टॉलर है वो पर्टिकुलरली आपका हाइड्रोजन सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, तो दोनों का इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं पे कंपलसरी है, दोनों साथ मिलेंगे तभी जाके ये मतलब कि एक सोलर EPC जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इस सिस्टम का गणित समझना होगा, और जो हाइड्रोजन साइड काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सोलर के बारे में भी समझना होगा। देयर हैज़ टू बी सम इंटीग्रेशन कि भाई इसको क्या चाहिए, ये कितना जनरेट कर सकता है तो इसकी क्या कैसी कैपेसिटी होगी। अच्छा हिमांशु सर, एक चीज़ और ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिए, अभी जैसा ये हाइड्रोजन का स्टोरेज है जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, इट्स हाईली फ्लेमेबल, इट्स हाईली करोजिव, और जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इतना बड़ा, जैसे हमारे बड़े बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं और इसमें 170 ग्राम्स एट 35 बार प्रेशर। तो सिर्फ 135 ग्राम्स ये कुछ हजम नहीं हो रहा सर। सर यस, प्रेशर कम होने के कारण इतना ही स्टोर कर पाएंगे। अगर ज़्यादा स्टोर करना है तो उसमें आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो कंप्रेशर लगा के आप इसका प्रेशर इंक्रीज करके आप इसमें ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। यानी कि कंप्रेसर लगा के और एकदम फुल कंप्रेस करके और इसको स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। सर इसीलिए एप्लीकेशन वाइज देखोगे तो ये बेटर रहता है कि आप जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है वहीं पे हम हाइड्रोजन जनरेट करें। तो सर यहाँ पे तो एक समस्या और आ जाएगी कि इतना बड़ा चीज़ और इतना सा स्टोरेज, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे और करना, मतलब कि ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा सर। सर डेफिनेटली ये एक्चुअली थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसके ट्रांसपोर्ट में, इसीलिए क्योंकि इतने बड़े सिलेंडर में हम सिर्फ 165 एट 30 बार पे ही हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो स्टोरेज भी आपको बहुत बड़ा चाहिए होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लेमेबल भी है। दूसरा, अगर आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है आपको -253 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये 253, यस सर, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, तो इसीलिए सर हम प्रिफर करते हैं कि जहाँ पे भी इसका एंड यूज है वहीं पे इसको जनरेट किया जाए। ओके, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो भाई -270 डिग्रीज, 253 डिग्रीज, -253 डिग्रीज, इट्स ए बिग नंबर। इतना तो माइनस ले आना बहुत मुश्किल का काम है। और सर एक और फिर बात आती होगी कि भाई इसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपको अप्रूवल्स भी तो लेने होंगे, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक यस, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज जनरेशन के लिए भी हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे जनरेशन के लिए PNG RB करके इसका हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्टिकुलरली पेसो है उसका हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। और जनरेशन के लिए ऐसा है कि अगर आप 25 kg पर डे से कम जनरेट कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल लेने की नॉर्मली ज़रूरत नहीं है सर। तो मोटा मोटी फ्रेंड्स, आज की डेट में कोई भी अगर यहाँ पे समझें कि भाई कोई ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सोच रहा है, तो वो जहाँ उसका एप्लीकेशन है, जहाँ उसकी ज़रूरत है, वहीं उसका वो जनरेट करे
और वहीं उसका कंजम्पशन करें। यस सर, टेक्निकली और फाइनेंशियली भी वही वायबल रहता है कि जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है वहीं पे इसको जनरेट किया जाए। अच्छा हिमांशु सर, एक और चीज़ हमें बता दीजिए, चूँकि जर्मी इज़ इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, हाँ, तो यहाँ पे जैसा कि अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे जैसा कि हमने सुना है और देखा भी है कि भाई आप ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर तो प्रॉपर एक ट्रेनिंग करते ही करते हो। उसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स में ट्रेनिंग होती है? न्यू टेक्नोलॉजी जितने भी सेक्टर्स है, जैसे सोलार हो गया, सोलार विंड हाइब्रिड हो गया, फ्लोटिंग सोलार है, BIPV सोलार है, उसके ऊपर हम सर ट्रेनिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, और पर्टिकुलरली ये जितने भी फील्ड है उसमें हम एंटरप्रेन्योर्स है, इंस्टॉलेशंस है, उस सभी तरीके का हम ट्रेनिंग O&M का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पर्टिकुलरली हाइड्रोजन की बात करें तो इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके अलावा डिज़ाइनिंग किस तरीके का है, किस तरीके से हमें ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है, तो उसका डिज़ाइनिंग कैसे होगा, ये सारा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन में पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि भाई क्या होता है, फिर उसके बाद आपको लगता है कि भाई मेरे को INC की तरफ स्कोप दिख रहा है तो देन INC का डेडिकेटेड ट्रेनिंग है। फिर आपको अगर लगता है कि भाई इसका एक बिज़नेस का, हाँ, या फिर उसके बाद आपको लगता है कि भाई नहीं यार इसमें डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत बड़ा स्कोप है, तो देन उसके ऊपर भी डेडिकेटेड ट्रेनिंग है। तो तीनों सेगमेंट में ट्रेनिंग है। यस। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि भाई आप इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और आने वाले जितने भी इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, या कहते हैं कि भाई एनर्जी सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आप उसके ऊपर अपना नॉलेज एंड स्किल्स को ज़रूर इन्हांस करेंगे। और जर्मी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आप ये आके खुद कर सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भाई इसमें से कुछ जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम अपने आईगो ग्रीन एकेडमी में भी कराते हैं। मिसाल के तौर पे किलोवाट की सिस्टम साइजिंग डिज़ाइनिंग, मेगावाट की सिस्टम साइजिंग डिज़ाइनिंग, साथ में ग्रीन हाइड्रोजन, या फिर कह दें कि भाई EV सेक्टर का स्कोप। तो ये कुछ जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम जर्मी के साथ अपने प्लेटफॉर्म दैट इज़ आईगो ग्रीन के ऊपर भी करवाते हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि भाई आपके मन में अब ये ग्रीन क्या है ये समझ आ गया होगा, और ये टोटल ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझ आ गया होगा। और मुझे यकीन है कि भाई आप इस इन्फॉर्मेशन से खुश तो ज़रूर हुए होंगे। क्या है कि भाई हमें भी बड़ी खुशी मिली कि भाई हमने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ नया लाया, वो भी सोलर से रिलेटेड। नाउ इट्स ग्रीन हाइड्रोजन विथ सोलर। हिमांशु सर, मैं अगेन आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके जितने भी सपोर्टिंग टीम है और जिन्होंने आपके इस प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट किया, मैं उन सारे इंस्टीट्यूट्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने हमें इस जगह पे आने का परमिशन दिया और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया। थैंक यू सर।